अच्छा, ड्यूरिंग द डे एक्चुअली किसी ने मुझे कॉल की थी, नाम मैं सॉरी फॉर द कि मैं भूल गया हूँ। सादिक, आपने कॉल की थी मुझे? कुछ आपने मतलब कि शायद कोई पूछ रहे थे आप सिलेबस वगैरह के अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, मीनवाइल बाकी भी ज्वाइन करते हैं हम। इतना पहले लेक्चर को एंड कर लेते हैं। जो पार्टनरशिप का थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन रहता था मैंने ग्रुप में कहा था कि कुछ केस स्टडीज हैं आप लोगों के साथ ना। ये है कि प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि नियर अबाउट टू हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है नियर अबाउट टू तकरीबन कोई खत्म होने वाला है। ये है कि आप लोगों के साथ केस स्टडीज भी हो जाएगी, कुछ माइंड मैप होंगी, लेकिन आपके ये है कि मैक्सिमम कम्प्लीमेंट्री ये था उसके लिए कि आप लोगों का ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल थीम रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स, रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर्स आप लोगों को क्लियर हो सारे के सारे। कोई लास्ट लेक्चर में, कोई प्रीवियस चैप्टर में कोई कंफ्यूजिंग हो तो मुझे बताइएगा क्योंकि जब तक आप लोगों को वही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक केस स्टडीज वगैरह कुछ केसेस वगैरह इस्लाम ने शेयर किए हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। इतने मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। हम ये है कि इतना चैप्टर जो था हम पार्टनरशिप का रहता था वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से इसको एलैबोरेट करना था, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज। यहीं से हमने शुरू करना था। जी अनीस अहमद, अनीस अहमद, फवाद, यहीं से हमने शुरू करना था। रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर, मतलब कि पिछले जो कोई किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज। कि थर्ड पार्टीज के साथ हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, क्या है पार्टनर्स का। सबसे पहले तो उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास, एजेंट ऑफ द फर्म, अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। ये सारी टिपिकली को थीम अबाउट के हमारे, हमने पहले से चैप्टर में पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में कि एजेंट ऑफ द फर्म पार्टनर्स के कैसे होंगे। क्यों, अगर एक पार्टनर का काम कर रहा है, एक पार्टनर अगर कोई काम कर रहा है तो वो कैसे एजेंट होता है। जैसे हमने डायरेक्टर्स की कंपनीज की हमने बात की थी, कंपनी लॉ में हम उसमें पढ़ेंगे भी, कंपनीज ऑर्डिनेंस में भी। सेकंड हमने बात की थी कि अथॉरिटीज ऑफ द पार्टनर्स, हर पार्टनर्स की किस हद तक लिमिटेशन है अथॉरिटी में। लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड फर्म क्या चीज होगी, होल्डिंग आउट क्या चीज है, राइट ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, अगर कोई पार्टनर्स का इंटरेस्ट है तो वो उसके ट्रांसफरी में कैसे राइट उसका क्या होगा, कि उसका भाई राइट ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट है। अगर पार्टनर्स का कैपिटल है, कुछ भी है, कोई प्रॉफिट वगैरह है, उसमें क्या हमने एलेबोरेशन में कुछ क्या क्या क्या, क्या उसके राइट्स होंगे ट्रांसफर के। और माइनर एडमिशन, अभी तक हमने पढ़ा है कि माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर माइनर एडमिशन टू द बेनिफिट, जस्ट स्टिक टू द बेनिफिट पर्पस। हम बेनिफिट्स की हद तक हम उसको कह सकते हैं कि यार वो पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है। नाउ वन बाय वन हम पढ़ते हैं और क्लियर हम करते हैं। एजेंट ऑफ द फर्म,
सबसे पहले कि एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। फर्म का वो क्या होता है, एजेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग सिर्फ। लाइक हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं अली, बिलाल एंड चांद आर द पार्टनर्स इन द बिजनेस। दाऊद an outsider deal with the firm through Ali. As between Ali and Dawood, Ali is the principal. But as between Ali, Bilal and Chand, Ali is also the agent of Bilal and Chand. As such, Ali, Bilal and Chand can all sue Dawood. Dawood can also sue Ali, Bilal and Chand. Furthermore, Ali is accountable to Bilal and Chand because he is an agent of the Bilal and Chand. हम म्यूचुअल एजेंसी की बात हम कर रहे हैं कि एजेंसी का हमने पहले वो भी पढ़ा हुआ है कि फर्म है अली, बिलाल एंड चांद, तीन पार्टनर्स हैं। एक्ट बाय अली, बिलाल एंड चांद, हु इज द एजेंट? कहते द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन अली, बिलाल एंड चांद, तीनों पर। और एजेंट कौन है? अली, बिलाल और चांद का। अगर बिलाल अगर कर रहा है तो अली और चांद का हो जाएगा, और चांद अगर कर रहा है तो अली और बिलाल का हो जाएगा। मतलब कि अगर अली एक्ट करता है तो एजेंट कौन होंगे? बिलाल एंड चांद। और अगर बिलाल करता है तो ये देखो एक डायग्राम से उसने बनाई थी है। कहता है पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। एक पार्टनर है वो अपनी फर्म का क्या होता है? वो एक एजेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। जो भी है अथॉरिटीज है उसके बिहाफ पर अगर कोई भी वो काम करता है, ऑब्वियसली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म वो काम करेगा, जिस तरह एजेंट इन द प्रिंसिपल वो काम कर रहा था। सेम वही पैटर्न यहाँ पर एजेंट ऑफ द फर्म की भी बात होती है। दूसरा हमने बात की अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। The authority of the partners means the capacity of the partners, कि किस हद तक कैपेसिटी है ऑथोराइज चीजों को करने की, टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट, अपने एक्ट के थ्रू अपने फर्म को वो किस हद तक वो बाउंड कर सकता है। सिंस द पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अ पार्टनर्स एक्ट एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के लिए। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर मे बी एन एक्चुअल इम्प्लाइड, वो एक्चुअल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्चुअल अथॉरिटी क्या चीज है? द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू टेक द डिसीजन फॉर द बिजनेस एंड इंटर इनटू द ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टीज। वो क्या है? एक्टिवली वो क्या करता है? डिसीजन मेकिंग दे सकता है और इंटर भी हो सकता है दूसरी पार्टीज के साथ। मे बी स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो स्पेसिफाई कर सकता है। मे बी स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सिंस the partnership agreement is a contract, its terms are the terms of the contractual agreement between the partners। मतलब कि अली, चांद एंड बिलाल के दरमियान में जो पार्टनरशिप डेट फाइनलाइज हुई है उसके मुताबिक उसकी कितनी कितनी अथॉरिटी है। वो क्या है? इट्स टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? द एक्ट ऑफ द पार्टी डन बाय हिम, किस नजरिए से? एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और ये तीनों कंप्लीमेंट्री होना जरूरी है एम्प्लॉयड अथॉरिटी के लिए, और इन द नेम ऑफ द फर्म, और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, कि यार इस तरह वो एक्सप्रेस करे, मैनर में एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन, अपनी नियत जाहिर करे टू बाइंड द फर्म, जिससे वो तीनों चीजें होंगी तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, अदरवाइज नहीं है। कहते हैं एन अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म इज नोन एज एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। इन चीजों के थ्रू कुछ भी अगर आप करोगे तो वो क्या कहलाएंगी? इम्प्लाइड अथॉरिटी। नीचे सारी आपकी एग्जांपल दी गई है। इसमें क्या बात कहता है इन अ ट्रेडिंग पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स हैव एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तमाम पार्टनर्स के पास क्या होती है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है। टू बोरो मनी, उधार लेना पैसा, ऑन द क्रेडिट ऑफ द पार्टनरशिप। कहता है एंड द लेंडर इज अंडर नो पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो इन्वेस्टिगेट करे द पर्पस ऑफ द लोन को। दिस मींस दैट अनलेस अ लेंडर हैज नॉलेज दैट, उसके पास नॉलेज ना हो, अ पार्टनर डज नॉट हैव द एक्चुअल अथॉरिटी, जब तक उसका नॉलेज ना होगा तो पार्टनर के पास उसकी एक्चुअल अथॉरिटी नहीं होगी टू बारो ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप टिल दैट टाइम, जब तक उसको वो नॉलेज में ना आ जाए। ही कैन रिलाई ऑन द पार्टनर्स इम्प्लॉयड अथॉरिटी, he can rely on the partner's implied authority, वो rely कर सकते हैं। every partner within the scope of the implied authority may bind the firm, वो firm को bind कर सकते हैं किस एक्ट के थ्रू? buying and selling goods में थ्रू वो कर सकते हैं अपने goods firm को। receiving payments of the debt,
ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट एंड डिस्चार्ज फॉर देम, उसके लिए वो बाइंड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कॉन्ट्रैक्टिंग कोई डेट वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पेइंग कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, वहां पर फर्म को बाइंड कर सकते हैं। सेटिंग अकाउंट्स विद पर्सन डीलिंग विद द फर्म, वहां पर आप कर सकते हो। एम्प्लॉइंग सर्वेंट्स फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, वहां पर आप कर सकते हो। ड्राइंग चेक्स, विदड्रॉ आप कर रहे हो फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस से, एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्स कर रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स को इन द नेम ऑफ द फर्म। ये आपका चैप्टर वैसे बियॉन्ड द सिलेबस है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर रहे होते हैं कि यार बिल्स होते हैं, जिस तरह लाइक हमारे पास एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट्स वगैरह की कुछ भी किस तरह के जो बिल होते हैं, और प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस कर दिया जाता है कि मैं फलां तारीख को मैं पैसे मैं दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट, उसको एंडोर्स कर रहे होते हैं, तौसीक कर रहे होते हैं उसकी। इस तरह प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कहते हैं गिरवी रखवा दिया अपने मूल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, उसको भी वो बाइंड कर सकता है। और सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर वो क्या कर रहा होता है, केस कर रहा होता है, सू कर रहा होता है, डिफेंडिंग कर रहा होता है आपके अगेंस्ट में, आपके फर्म के अगेंस्ट में अगर कुछ सूट वगैरह आए हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट नमाज का वक्फा लेते हैं आफ्टर 5 to 8 minutes, राइट बैक इंशाल्लाह। हम 6 बजकर इंशाल्लाह 28 मिनट में वापस आते हैं, नमाज की यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। थैंक यू। सबका आवाज क्लियर आ रही है मेरी, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? अच्छा ठीक है, थैंक यू फवाद। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कुछ एग्जांपल भी नीचे एकदम एक दो हम कर लें, आई थिंक सारी चीजें क्लियर तो होनी चाहिए। अच्छा, इम्प्लॉयड अथॉरिटी के लाइक हम ये वाली एग्जांपल अगर हम कोट करते हैं कि नाइमा एंड राइमा आर पार्टनर्स इन अ कैश बिजनेस, नाइमा ऑर्डर्स इन अ फर्म्स नेम, ऑर्डर करती है ऑन द फर्म्स लेटर हेड टू बी सप्लाइड विद 2 bags ऑफ व्हीट, गंदम के वो 2 बैग्स फिल करती है एट हर रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस पर। The firm is not liable to pay because NIMA's act in question is beyond the scope of her implied authority, for which the firm cannot be bound. जो अथॉरिटीज जो उसके डिफाइन की गई हैं सेलिंग, बाइंग, परचेजिंग वगैरह के लिए, अब यहाँ पर तो कैश बिजनेस का है और उसने ऑर्डर इन द फर्म्स नेम पे किया, और इन द नेम्स फर्म्स नेम लेटर हैड टू बी सप्लाइड विद 2 bags ऑफ वेट ऑफ हर, अपनी रेजिडेंस पे लेगी। अब जाहिर बात है उसने बियॉन्ड द अथॉरिटी उसने काम किया। हाँ, यहाँ पर किसी कस्टमर को वो करती तब वो बाउंड कर सकती थी फर्म को, यहाँ पर उसने बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयड अथॉरिटी किया, तो ऑब्वियसली फर्म बाउंड नहीं है। इस तरह सेकंड थर्ड वन है कि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, ये क्या चीज है? द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ आर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि लॉ की तरफ से जो स्टैच्यू होता है ना, स्टैच्यू से वर्ड निकला स्टैट्यूटरी, कि स्टैच्यू कहते हैं एक लॉ को, स्टैट्यूज ऑफ द लॉ, कहता है द स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस and is applicable against the whole world whether a particular person dealing with the firm वो कर रहा हो has the knowledge of it or not. For example, about the name firm, it is et extra. हम पढ़ लेते हैं कि the following acts are not included in the implied authority of a firm unless there is any usage of the custom and trade. कहते हैं ये सारी चीजें implied authority में शामिल नहीं होंगी unless वो किसी यूजेज ऑफ कस्टमर ट्रेड में या ट्रेडिंग ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो यूज ना हो रही हो। आर्बिट्रेशन कहता है सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, कोई भी डिस्प्यूट रिलेटिंग आपका बिजनेस के अगेंस्ट में है वो आपने सबमिशन करवाई है, ये आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं होगी। बैंक अकाउंट ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, ये आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं होगा। कंप्रोमाइज कहता है कंप्रोमाइज और relinquish any claim or portion of the claim by the firm, ये आपके उसमें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कहीं होगा। विड्रॉल ऑफ दिस सूट, कोई सू आपने किया उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, रिवोक कर लिया, विड्रॉल ऑफ अ सूट और प्रोसेसिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इस तरह एक्सेप्टेंस, इन शॉर्ट इसके लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी वो कहता है कि यार इसमें एम्प्लॉयड अथॉरिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी के लिए नहीं है, इन शॉर्ट आपको एक्चुअल अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, या वो जिस ऊपर कहा गया ना कि यार स्टैट्यूटरी लॉ की वजह से, ये सारी तकरीबन लॉ में यूज होती है।
एक्विजिशन है, कहते हैं एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इस तरह ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, एंड पार्टनरशिप एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये सारी चीजें उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं होंगी। नीचे हम एग्जांपल एक कोड कर लेते हैं कि अमजद, बाबर एंड जाहिद आर पार्टनर्स। जाहिद एन एक्टिव पार्टनर साइंड अ लैंड ट्रांसफर डीड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। वो लैंड की जो ट्रांसफर डीड थी वो बिहाफ ऑफ द फर्म वो साइन करता है विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द अदर पार्टनर्स, जो कि हमारे पास कौन है, हमारे पास अमजद एंड बाबर है। टू इम्प्रूव कैश फ्लो ऑफ द firm, such transfer is not valid. Our partner does not have implied authority to transfer immovable property belonging to the firm. Next one है restrictions by the partnership deed. जो partnership का agreement होता है, कहते हैं restrictions which is specifically written in partnership deed is effective only against the person dealing with the firm having knowledge of it. कहता है रिस्ट्रिक्शन है, जो भी पाबंदी है जो कि स्पेसिफिकली रिटर्न की गई है पार्टनरशिप डीड में, इफेक्टिव कब से होगी? ओनली अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द फर्म हैविंग अ नॉलेज ऑफ इट। उस पर्सन के लिए होगी जो जिसके पास मतलब कि जिसको पता होगा, उसका नॉलेज होगा कि यार ये रिस्ट्रिक्शन पार्टनरशिप डीड में लगाई है। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं। द पार्टनरशिप डीड ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म प्लेस अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। हमने पार्टनरशिप डीड में लगा दी कि यार इस बंदे की अथॉरिटी ये है कि मैक्सिमम ये 25,000 तक का वाचर जो है अप्रूव कर सकता है, एक्सपेंस अप्रूव कर सकता है। हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसकी अथॉरिटी पर टू सेल द गुड्स। इस तरह सेल द गुड्स है कि वन ऑफ द पार्टनर सेल द गुड इफ द थर्ड पार्टी डिड नॉट नो, उसके रिस्ट्रिक्शन का पता नहीं है कि यार ये सेल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकता, इसकी अथॉरिटी भी है कि नहीं है, ये 25,000 के बजाय 50,000 का वाचर अप्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकता, तो फर्म इज लायबल टुवर्ड्स सच थर्ड पार्टी एंड इफ द थर्ड पार्टी know of the restrictions of the firm will not be liable. It's a ratification of the action taken by a partner outside the actual authority. रेटिफिकेशन का हम बात कर सकते हैं कि यार रेटिफाई करना, पहले से जो काम किया गया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तो उसको वो रेटिफाई कर रहा होता है, जिस तरह हमने एजेंसी में हमने पढ़ा था। इस तरह यहाँ पर है कि व्हेन अ पार्टनर एक्सीड हिज अथॉरिटी, अपना सीड करता है, दैट इज द एक्ट आउटसाइड, that is the act outside his actual authority. The other partners may approve such unauthorized act with the retrospective effect, पहले से किया गया हुआ। This is known as the ratification. के फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर वाली हम एग्जाम्पल को ही कोट कर लेते हैं कि यार अमजद, बाबर एंड जाहिद, अमजद ने अपने बियॉन्ड द अथॉरिटी होके उसने 25,000 से अबव वाला कैश वाचर जो अप्रूव तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ और अदर पार्टनर्स वो उन्होंने बाकी पार्टनर्स उसको अप्रूव भी कर दिया, तो क्या हो गया? उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया, उसने रेटिफाई कर दिया बाकी पार्टनर्स से। कहता बाय गिविंग द रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पार्टनर even though it was outside the partner's actual authority at that time, the partners can remove any question about whether implied authority existed or whether the other party knew that the partner did not have the actual authority to make the contract. यहां तक क्लियर है सबको? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन और रेटिफिकेशन के अबाउट? कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको क्लियर है? जी कमर, राना फैसल, ओके। नाउ हम आते हैं कि लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर एंड द फर्म, कि पार्टनर की क्या लायबिलिटी है, अकेला वो लायबल है या एज अ होल जॉइंटली और सेवरली लायबल है? हमने पहले भी पढ़ा था पार्टनर जॉइंटली और सेवरली दोनों लायबल होगी, क्योंकि बाकी पार्टनर से मिलकर भी वो फर्म को बाउंड कर रहा होता है और अलग से भी वो लायबल होता है। वो किस किस चीज में है? कहते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनर लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म द सेम मस्ट हैव बीन डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। सेम उसका भी होगा जो कि इसने एज अ पार्टनर भी किया है। The liability of the partner is both joint or several.
so that the creditor may compel any one or more of the partner to discharge the whole of the debts of the firm. इस तरह लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर के फर्म की क्या लाइबिलिटी होगी अगर फर्म पार्टनर जो है वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करे, गलत कोई काम करे, वेयर बाय अ रॉन्गफुल एक्ट और omission of the partner acting in the ordinary course of business of the firm, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable to the same extent as the partner. Whereby a wrongful act or omission of the partner acting in the ordinary course of business, जो normally business के course में आपका काम कर रहे हो, of a firm, loss or injury is caused to any third party, अगर कोई third party को आपकी वजह से कोई injury, कोई cause, कोई भी loss हो जाता है and penalty is incur हो जाती है, the firm is liable to the same extent as the partner. तो सेम उसी तरह ही होगा, जो अगर एक पार्टनर को उसी तरह ही हो रही है तो ओवरऑल फर्म भी उसी तरह ही रिप्रेजेंट करेगी. In case of a fraud, although the firm is liable to the third party for loss caused to the third party by fraud committed by a partner, but as between partners, same must be borne by the partner. In short, वो कहते हैं ना कि फर्म तो लाइबल होगी ही होगी उसके पार्टनर के. फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए ने को फ्रॉड कर दिया थर्ड पार्टी के साथ, तो ओवरऑल फर्म तो लाइबल है ही है, लेकिन ए बी और सी का भी लाइबल है, क्योंकि जाहिर बात है फर्म में वो भी रहते हैं, उनकी भी रेप्यूट फर्क पड़ती है, उनकी भी गुडविल डैमेज हुई है. तो नीचे एग्जांपल है कि लायबिलिटी ऑफ द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स. ये क्या है? पार्टनर एक्टिंग विद इन अपेरेंट अथॉरिटी, जो कि अपेरेंट अथॉरिटी उसमें काम कर रही है, रिसीव्स मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज उसको करती है और इट कहता है पार्टनर एक्टिंग विद इन एज अ पेरेंट अथॉरिटी, जो उसकी नजर आ रही है, रिसीव करती है मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, रिसीव मनी या प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज कर देती है, मतलब कि गलत अप्लाई कर देती है इम्प्लीमेंटेशन में, और या फिर क्या है, द फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्स मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. उनको क्या करते हैं, हमारे पास के पैसे लेते हैं और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, एंड द सेम इज मिसअप्लाइड बाय और ऑफ द एनी ऑफ द पार्टनर व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस. ऑब्वियसली एक पार्टनर की वजह से लॉस हो गया तो ओवरऑल फर्म तो रेस्पॉन्सिबल होगी, हम जो है इसको कंपनसेट करेंगे. एग्रीमेंट है कि लायबिलिटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट. इस तरह फॉर एग्जांपल ऊपर हम इंडेमनीफाई कर रहे थे उसको कि अगर वो कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करता है, ठीक है, ओवरऑल फर्म तो लायबल होगी, लेकिन बाद में वो इन दोनों का भी लायबल होगा. इसी तरह ये है कि अगर कोई विलफुल एक्ट को निगलेक्ट किया तो जाहिर बात है फर्म है या पार्टनर जो भी है वो उसकी क्या करेगी, कंपनसेशन देगी, डैमेजेस क्लेम करेगी. एवरी पार्टनर इज अंडर अ लायबिलिटी टू इंडेमनीफाई द फर्म. Every partner is under a liability to indemnify the firm for any loss caused to it by willful neglect, failure to perform a duty or to do something which the partner should have done in the conduct of the business of the firm. कि यार उसको कम्प्लीमेंट्री है, जाहिर बात है इंडेमनीफाई करना, उसको विलफुली अगर उसका नेग्लेक्ट किया है कि जानते हैं बूझते हुए उसने नजरअंदाज किया है, उसकी वजह से जो भी लॉस वगैरह होगा वो क्या करेगा, लायबिलिटी ऑफ द फर्म है ये. नेक्स्ट है कि लायबिलिटी टू शेयर लॉसेस. ऑब्वियसली द फर्म में लायबिलिटी है कि जो भी लॉस हुआ, जो भी प्रॉफिट, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू कीप इन माइंड द रेशियो ऑफ एज पर पार्टनरशिप डीड, उसके मुताबिक हर बंदे को रेशियो में डिवाइड कर दी जाएगा. द पार्टनर आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म. एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स मे अप्लाई, एन एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेस आल्सो. द लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट. इन शॉर्ट अगर फर्म के बिहाफ पर उसने कोई पर्सनल प्रॉफिट को गेन लिया है तो वो भी he is liable to submit those profit to the firm. जो भी है उसका अकाउंट वो बनेगा. पार्टनर must account to the firm for the benefit obtained with the consent of the other partners from any transaction involving the partnership. If the partnership property, the partnership name or partnership business connection, in other words, if the partner uses the partnership property name or business connection to make a secret profit, claim those profit for the partnership.
जी हम इसकी एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि the Tom and Jerry are the partnership. The partnership purchased an item of equipment costing 30,000. It was discovered later that the equipment had actually been purchased by the Tom for 18,000, and Tom he had resold it to the partnership without revealing that he was the owner of the property. In this case, since the other partners did not know that the Tom had made a personal profit from the transaction with the partnership, he can claim successfully that Tom should hand to the partnership rupees 12,000 profit that had been made. नेक्स्ट वन है कि लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस. अगर कोई कंपीट कर रहा है अपने बिजनेस को उसके मुकाबले में लेकर आ रहा है तो उसके प्रॉफिट होगा वो भी लायबल होगा टू शेयर get up with the partnership without the consent of the partner. He is liable to account to the partnership for all of the profit that he earns from the competing business. इस तरह effect of the admission है, हम इसकी एग्जांपल भी कोट कर लेते हैं कि आजम बाबर एंड यासिर एंड जाहिद आर इन द पार्टनरशिप विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द अदर्स. The other partner Zahid lets up a sole trader business in competition with the partnership and makes a profit of 50,000 by either using firm name or property or connection of the firm. When the other parties find out what Zahid has been done, they can require Zahid to account to the profit. In short, कोई भी कंपीटिंग है उसने बिजनेस कर लिया है और अपनी फर्म का नाम है उसके लेटर हेड में जो भी है उसमें क्या ऑब्वियसली वो कंपनसेट करेगा. उसकी वजह से जाहिर बात है मेन लीडिंग जो बिजनेस था उसको इफेक्ट भी होगा. Effect of the admission by a partner. In short, any admission or representation made by the partner is evidence against the firm of the if the following two additions are fulfilled. क्या है? Such admission and representation must relate to the affairs of the firm. Such admission and representation must be made in ordinary course of business. Any admission or presentation made by the partner is evidence है, evidence against the firm of the following two ways condition. क्या है? आपका firm का जो affairs है must relate to the representation, or such admission or presentation must be made in ordinary course of business. Effect on the notice to the active partner. उनको क्या असर पड़ता है कि the notice to the active partner operates as a notice to the firm if the following condition are fulfilled. Such notice must relate to the affairs of the company. Such notice must be given to the working capital working partner and not the sleeping partner. There must be any fraud committed by a partner receiving the issue. ये क्या है? इफेक्ट ऑफ द नोटिस टू द एक्टिव पार्टी. क्या कुछ है? कहता है सच नोटिस क्या होगा? अफेयर्स ऑफ द फर्म से रिलेट करेगा, वर्किंग पार्टनर को और स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बताएगा, और देयर मस्ट नॉट फ्रॉड कमिटेड नहीं होगा रिसीविंग द नोटिस में किसी भी किस्म. होल्डिंग आउट क्या चीज है? वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को नुमाइंदा जो है जो भी होता है वो अपने आप को शो ऑफ करता है, उसको फिर पार्टनर अलाउ करता है टू डू इट, ये काम करने के लिए. ही इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर इट ही हैज assumed and upon the faith of which a creditor may have asked. In short, पहले वो अपने आप को क्या करता है? होल्डिंग आउट, अपने आप को रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, फिर अलाउ कर देता है पार्टनर्स को टू डू इट. he is then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of the which creditor may have acted. Requirement क्या है? In order to render a person liable as a partner on the ground of the estoppel or holding out. In order to render a person, जो भी बंदा है किराए पे जो भी किया हुआ है, liable as a partner होगा on the ground of the estoppel and holding out. इसकी क्या हाल होती है? हमारे पास कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है. हमारे पास डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन he must have by the word spoken or written or by his conduct represented himself to the partner. नेक्स्ट वन आपका आ जाता है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. ही मस्ट हैव द गिवन बाय वर्ड और स्पोकन, वो कंडक्टेड हिमसेल्फ, जो भी होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में होगा. इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ही मस्ट हैव द नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू द रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर टू द अदर पर्सन.
इंटरनेट पार्टनर की हम कोई एग्जांपल करते हैं, टॉम एंथनी एंड ब्रैड आर द पार्टनर्स इन द फर्म. Leonardo, who is generally seen in the company of the Tom, Anthony, and Brad, tells Kevin that he is also a partner in the firm. Richard, who overhears this talk of London to Kevin and thinking Leonardo to be a partner of the firm, gives credit to the firm. Richard can make towards liable for the credit given to the firm basis of the holding out because of taking advantage of the doctrine of the holding fact. Though it is not necessary that the representation must made directly to the person on giving credit. इंटर रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आई है? कोई ऐसा पर्सन जिसको ना समझ में आई हो? सबको क्लियर है? क्या कहते हैं? नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी. कहता है द अदर पर्सन मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द सच रिप्रेजेंटेशन एंड गिव्स क्रेडिट to the firm. It does not matter whether the person representing himself and represented to the partner does not know that the representation has reached to the other person giving a credit. जो पर्सन दे रहा है उसी को क्रेडिट होगा. उनको कहते हैं कोई यार कोई हमें कंसर्न नहीं है. The other person must have acted on the faith of the such representation. वो उसको यकीन कर लेता है और गिव क्रेडिट टू द फर्म कर देता है. इस तरह एप्लीकेशन ऑफ द होल्डिंग आउट पार्टिकुलर्स वो क्या है हमारे पास? कहता है वेयर आर, यहाँ पर दो आ जाते हैं होल्डिंग आउट द पार्टनर, एक रिटायरिंग पार्टनर और एक माइनर ऑन द ऑपरेटिंग अटेनिंग मेजॉरिटी. कहता है वेयर आर रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर still use his name as a partner, he will personally liable on the ground of the holding out to the third party. दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि द वेयर रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट गिव, अगर पब्लिक नोटिस नहीं देता और फिर अपनी रिटायरमेंट के द कंटिन्यूअस पार्टनर स्टिल यूजेस, वो यूज करते हैं हिज नेम एज अ पार्टनर, ही विल पर्सनली लायबल ऑन द ग्राउंड ऑफ द होल्डिंग आउट द थर्ड पार्टी. माइनर ऑन द अटेनिंग मेजर, if a minor who was admitted to the benefit of the existing partnership after attaining a majority act as a partner without giving a public notice, he is liable as a act by estoppel. एक्सेप्शन ऑफ द होल्डिंग आउट. पार्टनर अगर की डेथ हो जाती है देन वो क्या करेगा? कहता है ऑफ द पार्टनर्स डेथ ऑफ द बिजनेस a firm is continued is old from firm's name, the continued as the that name or of the deceased partner will not itself makes his legal representation liable for any cost of the firm done after his death. डिसीज पार्टनर, जब पार्टनर ही मर जाए फिर तो कंटिन्यू भी होगा. तो कहता है द फर्म इज कंटिन्यूड द ओल्ड फर्म नेम के वो चल के चलेगा. इंसॉल्वेंट पार्टनर है कि मेरा पार्टनर इज रजिस्टर्ड एज इंसॉल्वेंट, he cases that to be a partner on the date on which the in order to education is made whether or not the firm is dissolved. The state of the insolvent partner is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent. Insolvent कहते हैं दिवालिया को. कहता है where a person is adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of the adjudication is made whether or not the firm. नीचे हम कोड कर लेते हैं राइट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट. यहाँ पर हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ब्रेक सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में विल बी राइट बैक.
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, कि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है उसके क्या क्या राइट है ट्रांसफर के। द पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट वो ट्रांसफर कर सकता है द फर्म बाय सेल के थ्रू, मॉर्गेज करवा के और चार्जेस फुली, और पार्टी जो भी चार्जेस वगैरह जो रखा के जो पार्टी है फुली या पार्टी वो कर सकता है। राइट ऑफ द ट्रांसफरी, कहते हैं ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी क्या होगा, अगला पर्सन होगा। कहते हैं ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर और इन द डेसोलेशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव क्या, द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड। जिसको चार्ज सेल किया है, जिसने मॉर्गेज करवाया है, जाहिर बात है अगला पर्सन भी तो उसका बेनिफिट एंजॉय करें, तो वो शेयर होगा उसी के हिस्से में से ही, ओनली अ पार्टनर में से। और एन अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ द डेसोलेशन फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द शेयर, जिस डेट को उसने डेसोलेशन किया उसी डेट पे वो असर्टन होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। डिसेबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर क्या है कि नो स्टेटस ऑफ द पार्टनर, उसका पार्टनर का कोई स्टेटस नहीं होगा। सॉरी, डिसेबिलिटी टू इंटरफेरी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा ड्यूरिंग द कंटेंट्स ऑफ द फर्म। इस तरह डिसेबिलिटी टू रिक्वायर अकाउंट्स, उसको अकाउंट से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए और ना शेयर कर सकते हैं हम। डिसेबल टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे सकेगा जिसमें पार्टनर देख सकता है। डिसेबिलिटी इन शॉर्ट, जो पार्टनर्स के राइट है सिवाय राइट ऑफ द ट्रांसफरी के, इंटरेस्ट के, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जो पार्टनर्स को राइट होते हैं। लाइक इंस्पेक्ट ऑफ द बुक, चैलेंज द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स और टू सो फॉर द डेसोलेशन, ये वो नहीं कर सकता। नीचे सारे स्टूडेंट्स इनकी सारों की एग्जांपल कोड की गई है। उसमें आ जाते हैं कि माइनर्स एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। इन शॉर्ट, माइनर उसका बेनिफिट टेकअप कर सकता है। कहता सिंस अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड, हमने पढ़ा है कि माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। और कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद द माइनर इज वाइड अब इनिशियो, होता है कि शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म बनी गई थी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो नहीं एंटर हो सकता। बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तमाम पार्टनर की रजामंदी के साथ, फॉर द टाइमिंग अ माइनर मे बी एडमिटेड, वो एडमिट हो सकता है सिर्फ किस पर्पस के लिए, टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप के लिए। Second, an analysis of the above provision highlights the following three conditions, ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल आपकी होनी चाहिए। कहता है before admission a minor there must be an existing of the partnership। बिफोर एडमिशन ऑफ द माइनर देयर मस्ट बी, पहले क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। कहते हैं ना सीधा होना भी चाहिए। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि तमाम पार्टनर की रजामंदी भी लाजमी होनी चाहिए। और माइनर कैन बी एडमिटेड, ठीक है एडमिट हो सकता है, किस पर्पस के लिए, ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए। और बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूड क्या होंगे, बेनिफिट्स विद द माइनर वुड एंजॉय, वो माइनर एंजॉय करेगा इफ ही वाज अ मेजर। एग्जाम्पल हम कोड कर लेते हैं, मुशर्रफ enters into the partnership with Karzai, a minor for the benefit of the Karzai. The partnership is not valid. There must be an partnership. There must be an partnership is existing before a minor can be admitted as a to its benefits. Position of the minor क्या होगी, कहता है right to share the property and profits of the firm as agreed by the partners. Obviously वो share कर सकता है। Right to have access the books of accounts only for the firm only and not to the secret books. वो secret books में involve नहीं होता, सिर्फ books of accounts को वो देखभाल, वो मतलब कि देखभाल के मतलब कि लोग देख सकता है, access हो सकती है उसकी। It's a right to not to adjust insolvent, इंस्टॉलमेंट पे मतलब कि उसका कोई राइट नहीं होता। लाइबिलिटीज क्या है इसी तरह, कहता पर्सनली वो नॉट लाइबल, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑब्वियसली ही इज द माइनर, और हिज शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। और फर्म में कोई एक्सपेंसेस आ रहा है, सारे शेयर कर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी वजह से वो लाइबल होगा टू शेयर करने के लिए।
डिसेबिलिटीज क्या है, कहता है इसमें पार्टनर का कोई स्टेटस नहीं होगा। नो सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स फॉर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग हिज रिलेशनशिप विद द फर्म। वो अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट के लिए वो उस पर केस नहीं कर सकता टिल दैट टाइम तक, जब तक वो डिसकंटिन्यू ना कर दे उस पार्टनरशिप को। नॉट इंटाइटल्ड, उसका हकदार नहीं है टू हैव एक्सेस टू द बुक्स अदर देन अकाउंट्स, ये हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं। कहता पोजीशन ऑफ द माइनर ऑन अटेनिंग का मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के जब बन जाएगा तब क्या होगा, ऑब्वियसली सारे के सारे उसके राइट्स क्या हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। कहता है these 6 months run from the date, कहता है on attaining the majority the minor partner has to decide within a 6 month whether he shall continue with the firm or leave it, कि वो फर्म में एज अ कंटिन्यू रहे या वो लेफ्ट कर जाए। वो क्या है, कहता है these 6 months run from the side, these 6 months run from the date क्या है, of his attaining majority, or when he first come to know that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever is later। दोनों में से जो बाद में आएगी उसी को वो समझा जाएगा। क्या है, दिस 6 months रन फ्रॉम द डेट, और माइनर है ना आपके अटेनिंग मेजॉरिटी हैज टू डिसाइड विद इन अ 6 month, वो कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो क्या है 6 month, कहता है विद अटेनिंग द मेजॉरिटी, वो की तरफ जा रहा हो। और व्हेन he first comes to the know that he had been admitted to the benefits of the partnership, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए आप इंटर हुए हैं। विद इन this period he should give a public notice of his choice to become or not to become a partner. If he fails to give a public notice, he is deemed to have become a partner in the firm or on the expiry of the 6 month after obtaining the maturity। मेजर बनने के 6 महीने बाद वो कर सकता है, अगर फिर भी अगर पब्लिक नोटिस भी ना दिया हो लेकिन वो बन सकता है। ये सारा आपका एग्जांपल नीचे कोड की गई है। वेयर अ सच पर्सन इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, कैसे होता है इलेक्शन पार्टनर का, कहता है पार्टनर होल्ड अ पर्सनल लायबिलिटी सिंस द डेट ऑफ द एडमिशन of the benefits of the firm or same share in the benefits, same share in the profits and property of the firm to which he was entitled as a minor। फॉलोइंग होल्ड्स क्या होते हैं, कहते हैं सच पर्सन इलेक्ट किया जाता है बिकम अ पार्टनर, कहता है personal liability since the date of the admission to the benefits of the firm or same share in the profit and property of the firm to which he was entitled as a minor। The where such a person elects not to become a partner, कहाँ पर है, the status of the minor, वो नहीं कर सकता up to the date of the public notice तक, or his share not liable for any act of the firm, ये शेयर फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म के लिए लायबल नहीं होगा आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस के बाद। और राइट टू सू पार्टनर्स ऑफ द फॉर द शेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, राइट आपका राइट है कि सू कर सकते हो पार्टनर्स की शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स पर। नीचे सारे स्टूडेंट्स, ये नीचे सारी आप लोगों को एग्जांपल कोड देंगे ओवरऑल चैप्टर्स की। ये चैप्टर आपका एंड हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके फॉर द टाइमिंग दो टॉपिक रह गए, एक सेल ऑफ गुड्स है। सेल ऑफ गुड्स फॉर द टाइमिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक्स बट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। इसी तरह हमने कोर्स का स्ट्रक्चर है वो हम वो आप लोगों के साथ, इसमें आपके बुक में पार्ट नहीं है सेल ऑफ गुड्स का, लेकिन आप लोगों के साथ मैं बुक में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। हम उस बुक को लेकर चलेंगे सेल ऑफ गुड्स पर्पस के लिए। यहाँ तक स्टूडेंट किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी फवाद, मोहम्मद आरिफ, कमर, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। शाह फवाद साहब, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है बल्कि आपको 100% चीजें क्लियर है, माशाल्लाह। जी राना फैसल, हमजा, तो हमजा आपको आवाज आ रही है?
एहसन, किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? चले हम एज पर कमिटेड इन द ग्रुप हम कुछ केस स्टडीज ये है कि रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर द टाइमिंग 1 आवर है। आई डोंट नो कि बाकी स्टूडेंट निकल गए हैं, खैर उनकी बैड लक है। स्टूडेंट्स फॉर द टाइमिंग जस्ट अ सेकंड, मैं फाइल ओपन कर लूं, देन विल बी शेयर्ड। कमर, आपका क्वेश्चन है सर -6 मंथ के बाद भी पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है, मतलब 7th मंथ। देखो, हमने जो ऊपर पढ़ा है ना, वो कहते हैं टू द सिर्फ बेनिफिट ऑफ द के लिए, सिर्फ ओनली बेनिफिट्स अवेल करने के लिए वो ना पार्टनरशिप में आ सकता है। अदरवाइज जब वो पार्टनर नहीं है तो वो डिसॉल्व कैसे करेगा? ये हमने नीचे पढ़ा हुआ था। ये कहता ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी, वो कहता है कि पोजीशन ऑफ अ माइनर ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी, जब मेजर की तरफ वो जा रहा होगा उस टाइम उसकी क्या पोजीशन होगी? कहता है अटेनिंग द मेजॉरिटी, वो अटेन कर रहा है अभी। द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन अ 6 मंथ वेदर, मतलब कि 6 महीनों के अंदर अंदर ना वो डिसाइड कर लेंगे कि यार वेदर ही शैल कंटिन्यू इन द फर्म और लीव इट, वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो दीज 6 मंथ रन फ्रॉम द डेट, कब से डेट होंगे? कहता है ऑफिस अटेनिंग मेजॉरिटी। पार्टनरशिप पार्टनर वाइज अ पार्टनर जब वो इन होगा वो मेजर बनने के बाद ही होगा, लेकिन जब वो अटेनिंग मेजॉरिटी वो बन रहा होगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड कर लिया जाएगा। और when the he comes first comes to know that he had been admitted, और वो जब उसको पता चलेगा कि यार वो एडमिटेड हो गया है, द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप के लिए विच एवर इज लेटर, जो भी पहले बाद में आती है। खत्म करने के तो ये को लॉजिक नहीं है ना कि भाई 6 महीने के बाद वो पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। पार्टनरशिप के खत्म होने के बाद नहीं है, वो है कि एज अ बेनिफिट हो, कहते हैं यार बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए अब था ना, पार्टनर अब अटेनिंग द मेजोरिटी के लिए किया जा रहा है। नो कमर, क्लियर है? स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो क्या हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं सेल ऑफ गुड्स का? जी, जस्ट रेज योर हैंड, मतलब कि मुझे बताएं कि जो चाहते हैं कि अभी केस स्टडीज ना हो, कल हम केस स्टडीज भी पढ़ सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम सेल ऑफ गुड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। दैट वाज नॉट अ टफ टॉपिक, दैट इज नॉट अ नॉट टफ टॉपिक, बहुत ही इजी है सेल ऑफ गुड्स का एक का, लेकिन आपकी इस बुक का पार्ट नहीं है। वो ये है कि लेक्चर के बाद आपके साथ मैं बुक में शेयर भी कर लेता हूँ। मीनवाइल जी, हम केस स्टडीज पढ़ लें या अभी वो चैप्टर पे स्टार्ट करें हम? अच्छा, कमर ने कह दिया सर हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जी एहसन, जल्दी बताएं मुझे, मेजॉरिटी अथॉरिटी। जी फवाद, मोहम्मद आरिफ, राना फैसल।
सबको क्लियर है जी? कमर, कमर के अलावा एहसन, मोहम्मद आरिफ, नेक्स्ट चैप्टर सर केस स्टडीज असाइनमेंट में ही दे दें। आपको मैं असाइनमेंट में इस वजह से नहीं दी, ये असाइनमेंट्स तो मैं शेयर कर देता, लेकिन एक्चुअली मैं खुद में चाह रहा था कि आप लोगों के साथ में पहले मैं शेयर कर लूँ। अगर मैं केस स्टडीज के तौर पर आप लोग एज असाइनमेंट के तौर पर भी आज मैं दे दूँ तो थोड़ी सी उसमें दो चार आपके हो जाते हैं। मैं खुद में चाह रहा था कि जिस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है, लास्ट टाइम भी मैंने केसेस देखे थे, अच्छे आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हुए थे। मैं खुद में चाह रहा था वो पहले आप लोगों के साथ में शेयर करूं, देन ये है कि कुछ रह जाए तो हम असाइनमेंट का पार्ट बना दें। एक्चुअली वो फाइल अनफॉर्चुनेटली ना मेरे पास ओपन नहीं हो रही है ड्यू टू द टेक्निकल एरर, बट आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। चले अब इतना ही है कि चैप्टर वो स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेल ऑफ गुड्स का। जी आरिफ, बुक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, जस्ट बुक इज अपलोडिंग। ये आपकी बुक है, शायद आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा भी हो ईकॉम वगैरह में, गुड्स वगैरह में। चलें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स एक्ट है आपका 1930 का। कुछ लेटिंग है कि डेफिनेशन पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि यार एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स होती क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, कि हमने सेल कब करनी है, सेल कब कंसिडर होती है, एक सेल है, एक एग्रीमेंट टू सेल है, ट्रांसफर आपकी कब हो जाए, ट्रांसफर का मतलब आप क्या लेंगे। इसी तरह राइट ऑफ द सेल, राइट ऑफ द सेलर के कुछ उसकी लाइबिलिटीज होंगी, कुछ परचेजर के राइट ऑफ द सेल, कुछ उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है लॉ रिटेनिंग टू द law relating to the sale of goods is contained in the Sale of Goods Act 1930. The law came into the force as 1st July 1930 में आया था। The act contains 66 सेक्शन इसके and extend to the whole Pakistan, overall the पाकिस्तान में ये implement किया जा चुका है। इसके 66 सेक्शन है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि definition of the contract of sale, कि actually contract of sale कहते किसको हैं। As per section 4 of the Sale of Goods Act defines a contract of sales of goods as of goods। यहां पर ये ध्यान में रखिएगा हम सर्विसेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर, दोनों में फर्क होता है। ट्रांसफर्स करता है एंड एग्री टू द ट्रांसफर, ये हम बाद में भी पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट टू द ट्रांसफर और ट्रांसफर में क्या फर्क होता है। the property in goods to the buyer for a price। ये क्या चीजें हैं हमारे पास, कहता है कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू द ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, के लिए वो ट्रांसफर करता है। कहता है इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर द ओनरशिप, एक बंदे की ओनरशिप ऑफ गुड्स की फ्रॉम द सेलर से बायर की तरफ हो जाती है, इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल। बट एज पर द सेक्शन जो वर्डिंग है मतलब उसका वही है सेम,
कहता है कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर करता है और एग्री टू ट्रांसफर करता है द प्रॉपर्टी। एग्री कहता है मतलब कि एग्री कर लेता है, लेकिन अभी एक्चुअली फिजिकली चीजें उसके बाद ट्रांसफर नहीं हुई होती। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ एसेंशियल्स हैं, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स पढ़े थे, यहाँ पर भी अल्टीमेटली वो तो एसेंशियल्स 100% होने ही होने हैं, लेकिन कुछ मजीद भी चीजें हैं। जिस तरह डेफिनेशन में है कि यार एक जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेलर होगा, एक बायर होगा, ट्रांसफर होगा या एग्री टू ट्रांसफर होगा, किस पर्पस के लिए? गुड्स होंगी, किस पर्पस के लिए? प्राइस के लिए। मतलब कि प्राइस का होना जरूरी है, सेलर का होना जरूरी है, ट्रांसफर डेट का होना जरूरी है, गुड्स का होना जरूरी है। गुड्स जाहिर बात है ऑब्जेक्ट होता है कि आपका 100% ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऑलरेडी यू हैव रेड दैट के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ईच एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, like capacity of the parties, free consent, legality of the object, etc. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसने भी वही बात की है, मैंने कही कि यार तमाम वो चीजें जो ऑल द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में है वो सारी की सारी बातें होनी चाहिए। इट मे बी वर्बल और रिटन, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वही बातें। हर एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। सेकंड है कि टू पार्टीज का कम्प्लीमेंट्री है कि हर बंदा अपने आप को तो सेल नहीं कर सकता ना, एक सेलर होगा एक परचेजर होगा। तो कहता है देयर शुड बी टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक बायर एंड सेलर। कहता है वन पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अ बायर एंड सेलर, दोनों एक तरफ नहीं बन सकता, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स एंड सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट सेल हिज गुड्स टू द हिमसेल्फ। कहता however the owner of one part can sell his share to the owner of the other part. Similarly, a partner may buy the goods from the firm in which he is a partner and vice versa. Example है कि A sell करता है इस computer to B for rupees 40,000. A is the seller and B is the buyer. Simple is that. Third one है कि transfer of the property होनी चाहिए buyer से seller से buyer की तरफ. The transfer of the property is an essential of the contract of sale. Here property means ownership. Property का मतलब क्या है कि ownership में होनी चाहिए उसकी, और merit transfer of the possession of the goods cannot be termed as a sale. उस सेल में ट्रांसफर नहीं होगी। कहते हैं in order to constitute a contract of sale, the seller must either transfer or agree to the transfer the property ownership. या तो सेलर क्या करे, मस्ट वो either ट्रांसफर करे या agree to ट्रांसफर करे ownership in the goods to the buyer. Example करेंगे A sell his car to B for rupees 80,000. ownership and possession of the car will transfer करेगा from A to B. Goods, the subject matter of the contract of sale must be a goods होना चाहिए according to section 2(7). कहता है goods mean every kind of movable property other than auctionable claims and money. auctionable claims का मतलब होता है जो auction की, actionable claims का मतलब ऑक्शन वगैरह की जाती है, ये जो क्लेम्स वगैरह है, प्रॉमिसरी नोट वगैरह, इस चीजों के अलावा एंड मनी लाइक स्टॉक वगैरह एक्शनेबल क्लेम्स आपके हो जाते हैं। स्टूडेंट आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी, according to the section 2(7) कहता है goods means every kind of movable goods, every property other than actionable gain. actionable मतलब कि जो काबिल कदावे वाले होते हैं, जिस तरह प्रॉमिसरी नोट वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती हैं। and money includes electricity, water, gas, stocks, shares, growing crops. growing crops मतलब कि जो फसलें उग रही हैं, grass आपके आ गए, things attached to or forming a part of the land which are agreed to be sweared before sale and under the contract of sale. Every movable property is regarded as goods. The trees, fruits, vegetables are regarded as goods because they are separated from the land. जो चीज land से separate हो सकती है। कहता है actionable claims means a debt or claim of the money which a person may have against another or which can be recovered by filing a suit. Money is not regarded as goods.
However, old coins are treated as good. Old coins कहते हैं ना जिसमें हम सेल कर रहे होते हैं, पुराने सिक्के वगैरह इस तरह। कहता है ए एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि ए सेल इज कार टू मैम फॉर ₹3 लाख. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कार इज अ मूवेबल थिंग्स. प्राइस की हम बात करते हैं. द कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी द प्राइस. ये हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि प्राइस मस्ट भी होनी चाहिए, कंसिडरेशन किसी फॉर्म में होनी चाहिए. व्हेन गुड्स आर सोल्ड और एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स द ट्रांजैक्शन इज बार्टर. बार्टर का किसी ने पहले नाम सुना हुआ है? जी फवाद, कमर, जैफा, किसी को बार्टर के अबाउट ना पता हो? जी कमर, क्या होती है बार्टर? बार्टर एक्सचेंज. किसी को पता है बार्टर एक्सचेंज क्या होती है? फवाद, एहसन, जी राइट कमर. बार्टर एक्सचेंज कहते किसी चीज के बदले में आप किसी चीज को लेना. कहता भैंस देकर ना हम ले लेते हैं चावल. ये बड़े पुराने मेथड होते थे इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी है तो बार्टर एक्सचेंज करा करते थे. लेकिन उसमें फिर ड्रॉबैक आता था, किसी को आधी गायें चाहिए तो आधी तो नहीं दे सकते ना हम, तो बड़े ये प्रॉब्लम आती है. कहता है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल go of goods if goods are sold partially for the goods and partially for the price. Obviously partially goods होंगी और partially फिर price होगी. It is a contract of sale. कहता है A sells his chair to B for ₹2,000. It is a contract of sale. X sells his horse to B against B's promise to give 100 ton of wheat. No, it is not a contract of sale. Simple उसने कह दिया है कि भाई आप घोड़ा मुझे बेच दो, मैं आपको 100 टन ऑफ wheat दूंगा. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में क्या फर्क होता है? सेल में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं. एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी ट्रांसफर नहीं होते फिजिकली चीजें. द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल. अगर नहीं हुई होती, प्रॉमिस किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है हमने जस्ट टू सेल, तो वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सेल the transfer of the ownership in the goods is to be transferred. अभी ट्रांसफर होनी है from seller to the buyer at some future date में. the contract is called agreement to sell. नीचे जैसे एग्जांपल कोड की गई है कि आप A buys a book from S and pays the whole price on a counter. It is the sale. कहते A agreed to buy B's car for ₹2 lakh if his mechanic approves the car. It is an agreement to sell. अदर फॉर्मेलिटीज है, कहते देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है. उर्दू में इसको बे कहते हैं, लॉ की वर्डिंग में बे, बे यून आइन. कहता ऑल एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लाइक कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, लीगलिटी. वो ऑलरेडी हम अंडरस्टूड कर चुके हैं. कहते हैं कि वो फिक्स पैटर्न नहीं है लेकिन मिनिमम ये 2-4 चीजें तो होनी चाहिए. बाकी आप जो भी आप सेल में कंडीशन वाइज कि क्या कंडीशन आप उसको लिख सकते हो. डिफरेंस बिटवीन का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क क्या होता है. सेल में क्या है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कहता है इन अ सेल द ओनरशिप पासिस टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन द सेल क्या चीज होती है, वो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है. ऑलरेडी हम पढ़े हैं अभी. द सेलर सीजेस टू बी अ ओनर एंड द बायर बिकम्स द ओनर इमीडिएटली. वो इमीडिएटली वो ओनर बन जाता है और वो अपनी ओनरशिप से हाथ धो बैठता है. एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, कहता है द एग्रीमेंट टू द सेल द ओनरशिप does not passes to the buyer at the time of contract. वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता. द ownership transfers at a certain future date. वो future date पे डिपेंड कर रहा होता है. Types of the goods, इसके केस में क्या होता है, the sale can only be in case of existing and specific goods. Sale can only be in case of existing and specific goods. और इसमें an agreement to sell is mostly in case of future date पे डिपेंड कर रही होती है, contingent contract पे.
the nature of the rights. अब उसमें राइट क्या क्या है हमारे पास शामिल? नेचर ऑफ द राइट्स इन सेल, द बायर बिकम्स द ओनर, बायर क्या हो जाता है? बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स एंड गेट्स द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. इफ द सेलर refuses to deliver the goods, the buyer may sue for the recovery of the goods. वो अगर वो नहीं करता तो वो रिकवरी के अगेंस्ट में कर सकता है. If an agreement in an agreement to the sell, the buyer does not get the rights against the goods, he gets the rights against the seller, he can sue for the damages and not for the recovery of the goods. वो sue तो कर सकता है for the damages, लेकिन recovery of goods के लिए नहीं कर सकता. इस तरह रिस्क ऑफ द लॉस, जाहिर बात है उसमें ट्रांसफर हो चुकी है तो जाहिर बात है रिस्क एंड रिवॉर्ड भी वो सारे का सारे बायर पे ट्रांसफर होगी. इसमें नहीं हुए होते. एग्रीमेंट टू सेल में द ओनरशिप इन द गुड्स डज नॉट पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर. वो सेलर के बिहाफ पे ही रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं. कोई भी लॉस होगा तो सेलर बियर करेगा. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच, अगर इस केस में वो ब्रीच करता है तो वो ही कैन सू. सिंपल इज दैट. जिस केस में वो सू कर सकता है इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके बाद ट्रांसफर हुए हैं. The seller can sue for the price. प्राइस के लिए कर सकता है even though the goods are in the possession of the seller. अगर सेलर की पोजीशन में भी पड़े हुए हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वो कर चुका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं irrespective of that कहां पर वो गुड्स पड़ी हुई हैं, वो प्राइस के लिए वो सू कर सकता है. इसका मतलब है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके ट्रांसफर हो गए हैं. एग्रीमेंट टू सेल में if the buyer fails to pay the price, the seller can sue for the damages only and not for the price, even though the goods are in the possession of the buyer. Right of the resale, जाहिर बात है यहाँ पर उसका right of the resale वो खो चुका होता है. buyer वो कर सकता है यहाँ पर वो resale कर सकता है agreement to sell में, क्योंकि risk and reward अभी ट्रांसफर नहीं हुए होते. तो new buyer gets the goods. अगर new buyer कहते हैं agreement to the sell, the ownership remains with the seller, so he can resell those goods to the new buyer. The new buyer gets a good title the goods despite the knowledge previous seller. उसको जरूरी नहीं कि previous sale के बाद भी बताए, वो good title के तौर पर वो receive करेगा. The original buyer can sue for the breach of the contract only. original जो buyer है, पहला buyer सिर्फ वो इस पर्पस के लिए कहता है कि आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा. Insolvency of the buyer, कहता है in case if the buyer becomes insolvent before the payment, his legal representative can demand delivery of the goods from the seller. If the price of the goods is still unpaid, the seller can claim the price of the goods proportionally. लेकिन इस केस में in an agreement to the sell, if the buyer becomes insolvent, अगर buyer insolvent होता है before payment, the seller can refuse to, वो इनकार करता है भाई मैंने आपको बेचनी ही नहीं, until उसका जो भाई रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो प्राइस वगैरह पे ना करते. इस तरह इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, उसमें बायर था, इसमें अगर सेलर हो जाए, seller becomes insolvent, the buyer can recover the goods from the official. Buyer can become the official receiver because the ownership of the goods is with the buyer. अब वो ownership transfer हो चुकी है. इस केस में अगर seller insolvent insolvency हो जाए, the agreement to the sell, if the buyer has paid the price, buyer paid कर चुका और the seller becomes insolvent, he can recover the price. वो proportionally वापसी वो ले सकता है. He cannot get the goods of the ownership. वो जरूरी नहीं कि ownership क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुई तो वो रिकवर कर सकता है. नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, द सेल इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट हो चुका था, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मुझे दोबारा बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इन प्रोसेस में होता है आपका. जहां तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो, जी एहसन, फवाद, हुजैफा, सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? चलिए हम नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं. आगे है कि काइंड्स ऑफ गुड्स, के गुड्स की काइंड्स. पहले है कि एग्जिस्टिंग गुड्स. इन शॉर्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स एग्जिस्ट कर रही हो. The goods which are owned and possessed by the seller at the time of contract of sale are called the existing goods. In other words, the goods which are physically in existing and seller possession at the time of contract are called the existing goods.
अब ये जो गुड्स हैं वो कहना कैन बी डिवाइड इन द फॉलोइंग काइंड्स। पहला क्या है, स्पेसिफिक गुड्स। The goods identified and agreed upon at the time of contract of sale are called the specific goods. In other words, these are the goods which can be clearly identified and recognized as a separate things at the time of contract. कि ये तो यार ये तो पक्की हैं, ये separately identify हो रही हैं, there may be a called a certain goods. That is called the specific goods. Uncertain goods मतलब कि आपका सर्टेन ही ना हो, द गुड्स व्हिच आर नॉट आइडेंटिफाइड, वो सेपरेट ही ना कर सके कि एक्चुअली मैंने लेनी कौन सी गुड्स है। एट द टाइम व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड और कॉल्ड द सर्टेन गुड्स, these goods are not definite and specific. The seller in case of a contract of the sale of the uncertain goods has the option to supply any goods of the kind contracted for. Uncertain है future goods, और जिस तरह हमने प्रोडक्शन किया, आज मैंने पीओ दिया और 4 दिन बाद हमें मिलेगा, that is called the future goods. The goods which are the seller does not possess at the time of contract, but which will be manufactured, produced, and acquired by the seller after making the contract of sale are called the future goods. Contingent goods, contingency मतलब कि हो भी सकते नहीं भी हो सकती. The goods which are not in existence at the time of contract of the sale are called the contingent goods. In contract of contingent goods, the ownership does not pass to the buyer at the time of contract. A contract of sale of contingent goods is enforceable when the event happens. जब वो happen हो जाएगा तब वो क्या होता है हमारे पास contingent good, वो किस में चेंज हो जाती है हमारी enforceable goods में, अदरवाइज वो enforceable नहीं होता। कहता है when the goods happens, when the event happens on which the performance, जिस पे डिपेंड कर रही होती है performance, if the event does not happen, the contract becomes void. Destruction of goods, the following may be the causes of the destruction of goods. हो सकते हैं कहता damage of the goods, कहता damage of the goods in which the goods have lost their commercial value, ऐसी कि उसकी जो एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है वो लॉस हो जाए। कहता when cement is spoiled by the water, इस तरह साल्ट आप कह सकते हो, इसी तरह लॉस by goods by theft, loss of goods by theft, चोरी हो गई है। when goods are lawfully confiscated by the government ने disallow कर दी, in short। कहता है the fact of the discussion of the goods are as follow, क्या डिस्कशन करेंगे, जैसे perishing before the formation of contract, आप ऐसी गुड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी गुड्स को सेल ऑफ जो पेरिशेबल है, जैसे लाइक सब्जियां वगैरह हैं, कहता है बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो पेरिशेबल है। कहता है व्हेन स्पेसिफिक गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे आर विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर पेरिश एट और बिफोर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी क्या हो गई, at the time of contract the contract is void. In other words, the goods spoiled at the time of contract, the agreement is void आपका कहलाएगा। When specific goods are the subject matter of the contract and only part of the goods are destroyed, the fact of the perishing depends upon the nature of the contract. If the contract is divisible, it will not become a void, and part of the जो available हो सकती हैं वो आप कर दो, otherwise बाकी वाला क्या होगा, वो void हो जाएगा। इस तरह पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू द सेल, एग्रीमेंट हो गया है लेकिन ट्रांसफर करने से पहले पेरिशेबल है। कहता है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स पेरिश विदाउट एनी फॉल्ट on a part of the seller or buyer, the contract becomes void and the parties are not liable to performance. Obviously, it is the only part of the goods agreed to be a void, sold or perished. The contract becomes void if it is indivisible. अगर वो indivisible है फिर void होगा, otherwise वो valid हो जाएगा। जितना portion आप ट्रांसफर कर सकते हो valid हो जाएगा, otherwise दूसरा void हो जाएगा। हम example quote कर लेते हैं। कहता है A took a horse for 8 days on condition that if found suitable, the bargain would complete. The horse died on the 3rd day without the fault of the other party. Hold the contract. Held, the contract becomes void and the seller would bear the loss. Second है कि A agrees to sell B 1 ton of rice
and 1 ton of a wheat, which are to be produced in the field. The crop of the rice gets destroyed. A can sell wheat to B as it is a divisible part of the contract. B is bound to accept the wheat. इसी तरह हमारे पास perishing of the future and contingent goods. फ्यूचर में जो हमने ट्रांसफर करनी है वो पेरिशेबल हो या कंटिजेंट गुड्स हो. कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द फ्यूचर एंड कंटिजेंट गुड्स इज एन एग्रीमेंट टू द सेल. ऑब्वियसली एग्रीमेंट टू द सेल तो होती है क्योंकि फ्यूचर में हमने ट्रांसफर करनी होती है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर एंड कंटिजेंट गुड्स मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइड. फॉर एग्जांपल पीओ था हमारे पास, रॉ मटेरियल तो हमने उसका ऑर्डर हमने कंप्लीट किया लेकिन वो खराब हो गया, हम नहीं दे सके या रखा रह गया, उसने देर से उठाया, जो भी था एग्रीमेंट टू द सेल था. ऑब्वियसली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कुछ भी था वो उसके ब्याह पे था सेलर के, तो पेरिशिंग के तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा. कहता सी एग्रीड टू सेल टू एच 200 टन ऑफ द पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन सीज लैंड. सी सॉट potatoes but a disease attacked the crop and he could deliver only at 10 tons. The contract was held to be void. Fixation of price की हमने बातें की है. The money consideration of the sale of the goods is known as the price. Price is an essential element in every contract of sale. A valid sale contract takes a place without a price. The price should be paid or promised to be paid in legal tender, money of the Pakistan rupees, unless otherwise agreed. यहां तक सबको क्लियर है? किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. जी फवाद, कमर, ओके. सेकंड है कि आपका मोड्स ऑफ द फिक्सिंग प्राइस. उसके मोड क्या होंगे? पहला तो है आपका पार्टीज. कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 द प्राइस मे बी फिक्स्ड बाय द फॉलोइंग मोड्स. किसके थ्रू? पहला पार्टीज के. कहता है इट इज द कॉमन मोड्स ऑफ द फिक्सिंग प्राइस. द पार्टीज आर फ्री टू फिक्स. पार्टीज आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या इसके ऊपर की प्राइस होनी है. सेकंड है एग्रीड मैनर. कुछ मैनर एग्रीड. द प्राइस मे बी फिक्स्ड इन अ मैनर एग्रीड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट. इट मे बी द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन एनी पर्टिकुलर डेट. कि किसी पर्टिकुलर डेट की हम उठाने, जिस मंडियों में रेट होता है, जिस डॉलर का रेट है, और प्राइस टू बी फिक्स कर लेती है बाय द थर्ड पर्सन के, बाय द थर्ड पर्सन. जिस तरह ए एग्रीज टू सेल 100 शेयर्स ऑफ डब्ल्यू कंपनी टू बी एट द मार्केट रेट प्रिवेलिंग ऑन द 20th डे आफ्टर डील. इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. केस ऑफ अ कोर्स ऑफ अ डीलिंग, वो क्या होता है हमारे पास? कहता है व्हेन प्राइस इज नाइदर एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. When price is neither expressed in the contract nor manner of the fixing price is agreed. जहां पर प्राइस नाइदर कोई एक्सपेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एग्रीड भी ना हुई हो और एनी मैनर ऑफ द फिक्सिंग प्राइस इज एग्रीड, द प्राइस इज डिटरमिन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द. कहते हैं नॉर्मली जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिस चल रही होती है उसके थ्रू हम डिसाइड कर लेंगे कि नॉर्मल मार्केट में इसका चीज का क्या रेट चल रहा होगा. जब भी हम फौरन कहते हैं कोई भी चीज सेल आउट करने के, हम कहते हैं कि यार ठीक है मार्केट प्राइस हम लगा लेते हैं. रीजनेबल प्राइस कहता है इफ द प्राइस इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड. अगर कोई फिक्स नहीं हो रही है तो रीजनेबल प्राइस एक अबव मोड के साथ हम लगा लेते हैं. रीजनेबल जाहिर बात है द क्वेश्चन ऑफ लॉ, द अमाउंट ऑफ द रीजनेबल डिपेंड्स कर रही होती है सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस टू केस पे लो वेरी करेगी. यहाँ तक ये टॉपिक आपका तकरीबन आपका एंड हो जाएगी. यहाँ से मतलब कि गुड्स आ गए, आपका प्राइस का हमने पढ़ लिया. यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. ये एक्चुअली पोर्शन वाइज बुक आपकी बनी हुई है. अदरवाइज ये कि अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर हम ये है कि नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट कर लेते हैं. जी सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सेकंड है कि कंडीशन ऑन वारंटीज. ये जाने भी जाने मेरे ख्याल से लफ्ज हैं. कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंटेन्स वैल्यूएबल टर्म्स or stipulations regarding the quality, price, modes of the payment, delivery of the goods, times of the performance, and the place where the goods are to be sent. जहां पर goods send किए हैं. contract of sale कहता है the major terms of the contract are called the condition. जो terms and condition लिखे हुए हैं इसके मुताबिक हम करेंगे वो condition होती हैं. और वारंटीज का आप लोगों को बेहतर पता होता है कि वारंटी में क्या होती है. एक होती है वारंटी, एक होती है गारंटी.
वारंटी में चीजें रिप्लेस करके दी जाती है और गारंटी हमेशा बंदों की होती है। डेफिनेशन एंड कंडीशन, डेफिनेशन ऑफ कंडीशन, कंडीशन एक्चुअली है क्या? कंडीशन इज द स्टिपुलेशन एसेंशियल द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiation. कंडीशन की हमने बात की कि कंडीशन इज द स्टिपुलेशन एसेंशियल, कंडीशन इज द स्टिपुलेशन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो नथी होता है, कहा है उन्होंने। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू द राइट, वो उसमें से अगर किसी भी कंडीशन को हम ब्रीच करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के राइट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म भी कर सकता है। कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, condition is essential for the main purpose of the contract. Condition is stipulation that forms the basis of the contract of sale. Its non-fulfillment cases causes uh, irreparable loss to the agreed party. In case of a violation of the condition, the agreed party has a right to the cancel of the contract. उसको राइट मिल जाता है कि वो कैंसिल कर सकती है। इसी तरह वारंटी की क्या डेफिनेशन है? कहता है वारंटी इज द स्टिपुलेशन collateral to the main purpose of the contract. वो collateral होती है, वो भी नथी होती है कि यार जैसे जैसे साथ चल रही होती है। कहता है breach of which gives rise to the claim of for damages but not a right to reject. इसमें right नहीं होता कि वो चीज को रिजेक्ट कर दे, हम यही करते हैं कि रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो रिप्लेस करता है। and treat the contract as repudiated. In other words, a warranty is not essential for the main purpose of the contract. It is subsidiary or collateral to the main purpose of the contract. The breach of warranty gives the aggrieved party to the right to recover the damages, but not the cancel of the contract. Condition and difference between conditions and warranties में फर्क है क्या? कंडीशन पहले तो वैल्यू है। कंडीशन इज द स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या चीज है? कहता है वारंटी इज द स्टिपुलेशन और नॉट एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल नहीं होता, वो कहते हैं कि किसी को वारंटी दे रहे होते हैं, किसी को नहीं दे रहे होते। basis, it forms the basis of the contract and goes direct to the root of the contract. कहता है it forms the basis of the contract and goes direct to the root of the contract. कंडीशन हमेशा सेल के रोटेट के थ्रू होती है और इसके केस में वारंटी केस में कहता है does not form the basis of the contract and does not go direct to the root of the contract. इस तरह breach है, the breach of the condition gives the aggrieved party to the right to reject the contract. ब्रीच में हमने ऑलरेडी कहा था कि कंडीशन के केस में अगर कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो ही कैन सू और ही कैन कैंसल दी और ही कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। और द ब्रीच ऑफ द गारंटी के केस में डज नॉट गिव द एग्रीड पार्टी द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिप्लेस जरूर कर सकता है, कंप्लेन जरूर कर सकता है। ट्रीटमेंट कहता है ब्रीच ऑफ द कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी कहता है ना इज एसेंशियल एलिमेंट होती है, कहता है ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी के तौर पर वो हम ट्रीट उसको कर सकते हैं। और ब्रीच ऑफ द वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ द कंडीशन। दोनों में टिपिकल बड़ा मेन करक्स का फर्क है। कहता है ब्रीच ऑफ द कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ गारंटी बट ब्रीच ऑफ द वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ऑप्शन क्या है? कहते हैं इन केस ऑफ अ कंडीशन द एग्रीड पार्टी हैज एन ऑप्शन टू क्लेम द डैमेजेस इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ द रिजेक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने के बजाय वो क्लेम कर सकती है। लेकिन इस केस में ब्रीच ऑफ द वारंटी द एग्रीड पार्टी हैज नो ऑप्शन टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, ओनली डैमेजेस क्लेम करती है। सबको क्लियर है? यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है?
जी फवाद, एहसन, हुजैफा, हुजैफा आपको आवाज आ रही है? हुजैफा आपको आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म मुझे करें। मुझे नहीं लगता आप लोगों को, आपको आवाज भी आ रही है मेरी। जी फवाद, अच्छा जी। अगला टॉपिक है कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी। कब, कैसे? कहता ब्रीच ऑफ द कंडीशन इज ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ वारंटी अंडर द फॉलोइंग केस। कैसे? ऑप्शन टू द बायर। हम वारंटी में कहते हैं ना चीजें रिप्लेस करके, वो कहते हैं यार ठीक है यार, इसको ठीक करके दे दो, या क्वालिटी में नहीं है, या इस तरह की चीज बना के दे दो जिस तरह हमारी कंडीशन थी, तो क्या बन जाएगी? ऑप्शन टू द बायर पे है कि द ब्रीच ऑफ द कंडीशन बाय द सेलर गिव्स द राइट to the buyer to reject the goods and cancel the contract, but he is not bound to do so. The buyer may treat the breach of condition as a breach of warranty and accept the goods and claim damages. सेकंड वन है कि acceptance by the buyer, buyer ने accept कर ली है, कहता है he cannot reject but can claim damages, वो damages तो claim कर ही सकता है, जाहिर बात है, सिंपल इज दैट। वो buyer ने accept भी कर लिया goods, और वो he cannot reject but can claim damages if the buyer has accepted only a part of goods and the contract is indivisible. He will have only, he will have to accept the remaining part also, but in a divisible contract, the buyer can reject the remaining goods and if he has accepted only a part thereof. In short, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वो सेपरेबल है तो वो सेपरेट करके जो एक्सेप्ट करनी है वो एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरी वाली वो रिजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको सारी की सारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट यहाँ पर हम 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो जाए, देन विल स्टार्ट।
जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सेकंड वन था एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। Express and implied condition and warranties. Whether the condition and warranties which are included in the contract are called the express conditions and warranties. जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं वो कंडीशन और वारंटीज क्या है? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड है, उसके अलावा आपके इम्प्लाइड कहलाएंगे। कहते हैं those conditions and warranties which are not included in the contract but the law presumes that they are existing in the contract are called the implied conditions and warranties. Implied conditions कहते हैं unless otherwise agreed, कोई और दूसरी हमने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर ली हो, the law includes the following condition in the contract of sale of goods. ये तो चीजें आपकी होनी चाहिए। क्या? condition of the title कहता है in case of a sale the implied condition is that the seller has a right to sell the goods. seller के पास right होने चाहिए to sell the goods in case of agreement to the sell. Implied condition is that the seller will have a right to sell the goods at the time when the ownership is to pass from the seller to the buyer. जब वो सेलर से बायर की तरफ ओनरशिप आपके ट्रांसफर हो जाए तब आपकी कंडीशन करनी है। लॉ ने ये कहा है कि एग्रीमेंट टू द सेल में, और सेल के केस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में मतलब कि ट्रांसफर हो चुकी होती है, आपका राइट्स एंड रिवार्ड्स के रिवार्ड भी आपके ट्रांसफर हो चुके हैं। कहता है therefore it is presumed that the seller has a valid title to the goods in every contract of sale. If the seller's title proves to be defective, अगर उसका सेलर का टाइटल जो सेल कर रहा है उसका अकाउंट टाइटल मतलब कि जिस भी आप वो सेल कर रहा है कि वो कहता है कि यार मेरा है, वो डिफेक्टिव निकला है कि एक्चुअली में उसका ना हो, the buyer can reject the goods and recover the price. goods को रिजेक्ट कर सकते हो पावर, उसके बाद he can sue to recover the price. Sale by description कहता है in the contract of sale of goods by description it is an implied condition that the goods shall correspond with the description के साथ होती है। if the goods are not according to the description मतलब कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताई थी कि goods मेरे इस तरह मिले, इतने इंचेस की हो, इतने लेंथ हो उसकी, इतनी वेट हो, इस क्वालिटी की हो, इस मेजरमेंट की हो, तो वो क्या होगा? अगर उसके नहीं के तो buyer can reject the goods. if the seller supplies different goods the buyer is not bound to accept the such goods or his buyer is not responsible to pay against the goods. Third one है आपके पास sale by the sample. कहते हैं in case of a contract of sale by sample the goods must be supplied according to the sample. कि जैसे मैंने सैंपल भेजे थे कि सैंपल के मुताबिक मैं भेजूंगा तो सैंपल के अकॉर्डिंगली ही आपका क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल is subject to the following condition. क्या? bulk shall correspond with the sample the quality. bulk shall correspond with the sample in quality होनी चाहिए। the buyer shall have a reasonable opportunity हो जाए to compare the bulk with the sample. इसके बाद रीजन एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना कि ठीक है सर ये सैंपल के मुताबिक ये आप चल रहे, इसके बाद रीजन एक अपॉर्चुनिटी तो वो कंपेयर भी कर सके। और the goods shall be free from any defect होनी चाहिए, rendering them unmerchandisable होनी चाहिए, which would not be apparent on reasonable examination of the sample. इस तरह एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं। there was sale by sample of 2 parcels of the wheat. The seller showed the bulk of one parcel but not the other. It was held that the buyer could cancel the contract. इस तरह सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है, दोनों के हिसाब से हो कि सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन भी हो। कहते हैं गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के मुताबिक थी, सो देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन होती है कि द बल्क ऑफ द गुड्स shall correspond with the sample and description if the goods supplied correspond only with the sample के थ्रू हो लेकिन डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ना हो या वाइस वर्सा हो तो वो रिजेक्ट कर सकता है। कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी, इन शॉर्ट जो हमने फिटनेस और क्वालिटी लगाई उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इस तरह के फॉलोइंग नीचे लिखा हुआ है कंडीशंस दैट क्या है? द कंडीशन अप्लाइज इट इफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। क्या? द बायर शुड इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द पर्पस ऑफ द गुड्स, वो बायर को बताएगा कि पर्पस ऑफ द गुड्स क्या है। द बायर शुड रिलाई ऑन द सेलर स्किल्स और जजमेंट, उस पर कर रहा होता है। The seller's business must be to sell the goods of that type.
एग्जाम्पल हम कोड करें था, A enters into an agreement with B to buy 100 oil filters to be used for Suzuki car. The oil filters were unfit थी, अब A can reject them, वो A can reject कर सकता है, simple is that. Condition of merchantability, the terms merchantability means that the goods must be fit for the purpose of for which they are generally used, जिसके लिए वो generally use होती हैं, या otherwise are think fit जिस purpose के लिए उसने परचेज की है, लेकिन जनरली मार्केट में जिस पर्पस के लिए वो यूज होती हैं, जिस तरह मैं मैच बॉक्स में कह देता हूँ कि वो ऑनवर्सी नॉर्मली क्या होता है, जलाने के लिए यूज होती है. और when goods are bought by the description from the seller who deals in the good of that description, whether he is the manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of merchandisable quality. The goods must be free from hidden defects. Obviously वो छुपे हुए कोई डिफेक्ट वगैरह उससे वो बालातर होनी चाहिए. कंडीशन बाय कस्टम है, कस्टम का मतलब जो नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक है कि एम्प्लॉयड कंडीशन हैज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस मे बी नेक्स्ट बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड. इन सम केसेस द पर्पस फॉर व्हिच द गुड्स आर रिक्वायर्ड मे बी असर्टेन फ्रॉम द एक्ट्स एंड गुड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज टू द सेल और फ्रॉम द नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल परचेज्ड. हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि एक्स सोल्ड गुड्स बाय द ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू, नीलामी के थ्रू उसको दी है. इन अ सेल बाय ऑक्शन there was a custom to declare any fault in the goods. Custom वाले वो default निकाल देते हैं. Goods were sold without declaration. Goods were found damaged and why could reject the goods? वो reject कर सकता है. Condition and wholesomeness. Wholesomeness. Wholesomeness means beneficial for the health के लिए है कि नहीं है. This condition applies only in the contract of sale of eatable and provisions. In such cases, the goods supplied must be merchantable एंड होलसम होनी चाहिए. मतलब कि टेबल कोई जान नुकसान वगैरह कोई हेल्थ के लिए वो ना हो कि लॉस व इंजरी करे. इट मींस दैट गुड्स मस्ट बी फिट फॉर द कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट आपका कर सकता है. स्टूडेंट हम इंशाल्लाह इम्प्लॉयड वारंटी से कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक के पास स्टार्ट हो गया तो फिर कंप्लीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लिंकेज हो जाती है, अदरवाइज यू आर लॉस्ट योर यू कैन लॉस्ट योर मेमोरीज रिगार्डिंग दिस. यहाँ तक किसी किस्म का किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. इंशाल्लाह केस स्टडीज हम कल डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा. कोशिश कीजिएगा कल मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आइएगा और प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस रिकॉर्डिंग को अपने जहन में निश्चित कीजिएगा, ताकि हम ये चैप्टर भी एंड कर सकें और हम केस स्टडीज भी सॉर्ट आउट कर सकें इंशाल्लाह. हम केस स्टडीज में, ताकि ये कि आपको ओवरऑल गो थ्रू एक चैप्टर का आपको मिल जाए कि उसमें क्या क्या चीजें थी. जब आप केस स्टडीज आप पढ़ेंगे तो ओवरऑल जाहिर बात है सारी चीजें उसमें इन टच हो रही होंगी इनडायरेक्टली. यहाँ तक किसी किस्म का किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग सिलेबस पैटर्न, रिगार्डिंग केस स्टडीज, किसी किस्म का प्रीवियस लेक्चर से प्रीवियस चैप्टर से रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क. जी फवाद, कमर, हुजैफा, एहसन, किसी किस्म का कमर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. कोई क्वेश्चन नहीं है. एहसन, कमर, कमर आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी तो लिए हुए हैं ना, तमाम लेक्चर्स हैं आपके पास. अच्छा चले तो गुड हो गया. ऐसा आपको आवाज आ रही है? ऐसा आपको मेरी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स करें. जी सर, मुझे कह रहे हैं? जी जी एहसन. नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं वो एक स्टूडेंट है उनको रिगार्ड किया, सॉरी. चलें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कल हम क्लास में मिलते हैं विद दिस चैप्टर. इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह इंक्लूड करके और बाकी जो केस स्टडीज हमने डिस्कस करनी इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर कमिंग. इंशाल्लाह टुमारो विल बी कंप्लीटेड दिस चैप्टर और नेक्स्ट वाली कल क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह.
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज।